तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। उद्धरण कहाँ से लिया गया? यह उद्धरण मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्र, एक मिनट, कलर थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ, नहीं रुक जाइए, 10 दिन से ये कलर है। चलिए ठीक है, ये ठीक है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। भारतीय प्राचीन उत्कीर्ण सत्यमेव जयते का शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है, ठीक है। सत्य की सदैव विजय होती है, ठीक है। यह प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, जो प्रस्तावित है नहीं है, ठीक है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की जनगणना के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? देखिए, पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। किसको? पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को तैयार किया था। उन्होंने मूल रूप से 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव दिया था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था, ठीक है। तिरंगे की श्वेत पट्टी चक्र का सुझाव महात्मा गांधी ने सुझाव बाकी सभी समुदायों के मध्य शांति के प्रतीक रूप में सुझाया था। चक्र भारतीय समुदाय के प्रतीक रूप में सुझाया गया था, ठीक है। प्रगति के वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया था? अभी हम लोग पिंगली वेंकैया, ठीक है। विशाल गिलहरी किस राज्य की पशु है? महाराष्ट्र की, ठीक है। विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की जो राष्ट्रीय पशु है वो विशाल गिलहरी है। हरियाणा की ब्लैक बक, हिमाचल प्रदेश की हिमतेंदुआ, गोवा की गौर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये देखिए, पुडविजन है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। स्थापना वर्ष 1956। उच्च न्यायालय कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल जो 8,249 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय पक्षी अंडमान वुड पिंज है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु समुद्री गाय है, डुंगपोंग है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प अंडमान पड़ाक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ? ये 2002 में भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों, निजी संस्थाओं आदि को सभी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार है, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का संकलन है, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए? जब एक सीधी रेखा में अन्य देशों की झंडे के साथ प्रगति हो तो दाएं छोर पर, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 26 जनवरी 2002 के प्रभावी है। इसके अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति सदैव दाएं छोर पर होनी चाहिए जब तक कि वह सीधी रेखा में अन्य देशों की झंडे के साथ प्रदर्शित हो। इसके अलावा इस ध्वज संहिता के अनुसार भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी सिल्क खादी कपड़ों से बना होगा। झंडे का आकार आयताकार होगा और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।
संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई 3:2। किस भारतीय ध्वज में मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? भारतीय राज्य ने, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। हरियाणा ने घोषित किया कुश्ती को, उत्तराखंड ने फुटबॉल, उत्तर प्रदेश ने हॉकी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या कहलाता है? धर्म के नियत चक्र, धर्म की नियत चक्र को दर्शाता है अशोक का चक्र, ठीक है। ध्वज को अशोक चक्र का स्थान दिया, अशोक के चक्र को 24 दिया। अशोक चक्र धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, ठीक है। कमल डैश का राज्य फूल है, बताइए। ये कर्नाटक का कमल भारत के कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का राजकीय फूल है। डैश झारखंड का राज्य फूल है। देखिए पलाश जो है झारखंड का राज्य पुष्प है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। इसको अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। इसके जिसे डाक या टेसू के नाम से जाना जाता है। बुरुस का फूल, बुरुस का राज्य फूल है नागालैंड। बुरुस नागालैंड का राज्य फूल है, ठीक है। बुरुस का फूल नागालैंड का राजकीय पुष्प है, फूल है। जबकि त्रिपुरा का नाग केसर, तेलंगाना का तरवार और कसोद या कश्मीर का नोबल आर्टिक है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा? काला हिरण है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण। काला हिरण कृष्ण मृग बहुसिंह सिंह की इकलौती जीवित प्रजाति है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल में भी पाया जाता है। भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची 1 के तहत काले हिरण पर शिकार प्रतिबंध है। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा डॉल्फिन, ठीक है। गंगा की डॉल्फिन मछली भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, केसरी, सफेद, हरा। राष्ट्रीय गान है जनगण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर शक। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नीलुम्ब, न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावो क्रिस्टिस। राष्ट्रीय पुष्प है बांग, पैंथरा टाइग्रिस लियात्रस। राष्ट्रीय फल है आम, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, फाइकस बेगालेसिस। राष्ट्रीय नदी है गंगा, 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, प्लाटनिस्ट का गेंगी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? यह है अशोक, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। भारत सरकार ने इसे 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। सिंह स्तंभ के आधार पर मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र 17 में जो है देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। ये गीत स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि भारत का राष्ट्रगान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान के गायन में 52 सेकंड का समय होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है? हॉकी को माना जाता है, फील्ड हॉकी को। भारत का राष्ट्रीय गान रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। गाने में 52 सेकंड की अवधि लगती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बताइए? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, ठीक है। जो मुंडकोप सिंह वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मन से लिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है। जय हिंद का नारा ने पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रमुख औद्योगिक और संवैधानिक संस्थाएं। डैश का की कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा। देखिए वित्त आयोग संचित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपयोग बारे राष्ट्रीय सिफारिश करता वित्त आयोग ही करेगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य वर्ष की समाप्ति उससे पहले जिसे राष्ट्रपति द्वारा जरूरी समझा जाए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण को लेकर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय है। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 1952 से 57 तक था, जिसके अध्यक्ष के सिंह योगी थे। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह
सहकारिता थे। इस आयोग का कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित शक्ति की तुलना पर अपनी स्तुति देगा। वर्ष 1956 में भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन के चलते पोट्टी श्री रामलू 1952 में मृत्यु हो जाने के पश्चात आंध्र प्रदेश गठन 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया। फजल अली कमेटी की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर? फजल अली की सिफारिश पर। ठीक है। वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अंतर्गत भारतीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई। ये 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग के नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं वर्तमान का सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय राज्य की जिला स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? 315 जो है ये यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के संघ राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में प्रावधान किया है। 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य संघ लोक सेवा एसपीएससी की स्थापना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न से कौन सत्य है? ये है, यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। एक और दो दोनों सही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक और स्वायत्त संस्था जिसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 1978 में की गई थी। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित किया गया तथा जनजातीय हेतु गठित दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग के रूप में वर्ष 2004 में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मानक और जांच की निगरानी करता है। उनमें सामाजिक, आर्थिक विकास और नियोजित प्रक्रिया में भाग लेता है एवं सलाह देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संरचना में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन कर सकता है? 280। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, ऐसे पूर्वोत्तर समय जिसके राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करता है। यह एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। यह एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होता है। वित्त आयोग के सदस्यों का अर्हता निर्धारण के लिए संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2021-26 चल रहा है जिसका अध्यक्ष एनके सिंह है। राज्य वित्त आयोग की प्रमुख भूमिका क्या होती है? देखिए, राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के बीच करों और टोल शुल्क की शुद्ध आय का वितरण निर्धारित करता है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य भूमिका राज्य की स्थानीय और निकायों के बीच करों और टोल की शुल्क आयोग के वितरण में। भारत में वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत की जाती है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय अनुच्छेद 221 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जैसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखता है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक होगा। इसके अध्यक्ष एनके सिंह है। भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया। बताइए, राज्य के महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए उप प्रधानमंत्री रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, 1 जनवरी 2015 गठित हुआ। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, निर्वाचन आयोग 324, नियंत्रक मालिक परीक्षक अनुच्छेद 348 संवैधानिक निकाय। ठीक है। वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, 280 के तहत स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। यह आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बंटवारे संबंध में सुझाव देता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में अनुच्छेद 221 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर यह उस समय जब राष्ट्रपति या आवश्यक समय तो वित्त आयोग का गठन कर सकती है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सिंह योगी थे। एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयानंद कुरुंज और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हैसियत पाई थी। इस नियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अक्टूबर 2020 तक के अनुसार राज्य में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। ठीक है। 1951 में गठित किया गया था वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग भारत का संवैधानिक नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना और सूचना का अधिनियम 1905 के अंतर्गत शासकीय राजस्व अधिसूचना के माध्यम से की गई। इस प्रकार यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक प्रमुख आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद न्यायिक जांच में सांप्रदायिक समस्या की जांच के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई? सप्रू समिति नियुक्त की गई। ठीक है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्या पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद सांप्रदायिक समस्या की जांच करने तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य की पहली विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम की मांग को खारिज कर दिया गया था। रिपोर्ट में संविधान बनने वाली संस्था को गठन का सुझाव दिया गया। धार आयोग जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, भाषा के आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता। धार जो धर आयोग है, सॉरी धर आयोग, धार नहीं धर आयोग, जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य भारत के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना। 1958 में गठित जेबीपी पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमेटी जेबीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी स्तुति भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष नहीं लिया। वर्तमान में बाद में रामलू ने 56 दिन के आमरण अनशन करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। जनवरी 2008 में तेलंगाना सरकार को अनुसूचित 18 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का प्रमुख कौन था? एल्लोरा श्रीनिवास। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चलैया समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है और चलैया समिति 2 का गठन काला धन की समाप्ति के लिए किया गया था। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्य क्षेत्र संचालन मामलों के लिए संबंधित समकालीन ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत थी जिसका गठन 3 मई 2005 को किया गया। इस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए डैश आयोग नियुक्त किया गया था, सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था। ठीक है, 9 जून 1983 को केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय निधि तैयार करता है? देखिए, वित्त मंत्रालय राजकोषीय निधि तैयार करता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसको नियुक्त किया गया था, ये अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 6ठे वेतन आयोग, देखिए 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अशोक कुमार माथुर को। वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन मानों को संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया था और इसे अक्सर कुछ संशोधन करके राज्यों में दोहराना। 6ठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2016, 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996, 4था वेतन आयोग 1 जनवरी 1986, पहला वेतन आयोग मई 1946 में श्रीनिवास वरादा चरियर की अध्यक्षता में रही है। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष अध्यक्ष सदस्य कौन बना? ये बना आलोक रावत। पूर्व जल संसाधन सचिव एवं 1977 बैच के सिक्किम कैडर के IAS अधिकारी आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 में स्थापित किया गया। यह एक भारत सरकार द्वारा स्वायत्त शासी संवैधानिक निकाय है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 को बिंदेश्वरी मंडल द्वारा प्रसाद मंडल द्वारा BP मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया था। रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया। रेडक्लिफ आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए किया गया। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने का अधिकार था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार किया गया? किस वर्ष किया गया? 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन वर्ष 1993 में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर प्रथम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 10 पेज है राज्य व्यवस्था विविधता। ठीक है, पॉलिटी मिसलेनियस। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित प्लेस ऑफ असेंबली नामक विधानसभा स्थित है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित प्लेस ऑफ असेंबली नामक विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। ला कार्बुजिए ने दुनिया भर में कई शानदार इमारतों द्वारा शहरी विकास योजनाओं को तैयार किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों ढांचों को बढ़ावा के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस 26 नवंबर को 1960 में तत्कालिक बॉम्बे राज्य की वर्तमान महाराष्ट्र डैश राज्य बनने के लिए विभाजित किया गया। देखिए गुजरात। 1960 में तत्कालिक बॉम्बे राज्य को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में विभाजित किया गया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन नामक संगठन बॉम्बे को विभाजित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, 1998 के द्वारा स्थापित किया गया था। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1998 में प्रस्तापित किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित। वर्तमान में वाइस चांसलर सैयद एनुअल हसन है। ठीक है, भारतीय संविधान विधेयक के इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अब
अधिनियम नीतियों का सही क्रम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांग जन अधिनियम 2016। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष को मनाया गया? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत की आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बन गया। इसी दिन को संपूर्ण भारत दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1949 को पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन 2 माह इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। त्रिपुरा राज्यभाषा अधिनियम 2064 के अनुसार त्रिपुरा राज्यभाषा के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? बंगाली और कोकबोरोक। ठीक है, कोकबोरोक। भारत के किस प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार वित्त मंत्री बने थे? पीवी नरसिंहन राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। वह भारत प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 1982 से 85 तक भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर, 1985 से 87 तक भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री के रूप में व्यापक रूप में 1999 में भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत किया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को डैश के जन्म दिवस के अवसर पर मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में प्रथम श्रम मंत्री कौन? जगजीवन राम। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। इन्हें बाबूजी के नाम जाना था। वर्ष 1996 में ही जवाहरलाल नेहरू के अंतिम सरकार में सबसे युवा मंत्री थे। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने 1952 तक विभाग संभाला। इसके बाद ही संचार विभाग 1952 से 56, परिवहन व रेलवे 1956 से 62 और परिवहन व संचार 1962-63 मंत्री का पदभार संभाला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार के 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? देखिए संस्कृत नहीं है। संस्कृत द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की कई संबंधित भाषाओं के समूह, इनमें से मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 336 से 51 तक में किया नीति तत्वों के दिशा के आधार पर श्रेणी में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, संवैधानिक, बौद्धिक सिद्धांत भी भेद किया है। तमिलनाडु द्रविड़ से संबंध रखती है, द्रविड़ परिवार संबंध रखती है। किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा? तमिल। निम्न से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? जिला प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, राजस्व संग्रह ये नहीं आता। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1910 में। भारत के संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम उत्सव के रूप में प्रति वर्ष की तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया? 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। ठीक है। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक बार कोकबोरोक है? त्रिपुरा। कोकबोरोक भाषा पूर्वी भारत के प्रदेश त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी, पश्चिम बंगाल की बंगाली प्रमुख भाषा। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास डैश मंत्रालय के तत्व सरकार के उपक्रम है और यह सामाजिक और न्याय अधिकार था। ठीक है, देखिए विविध में वही है ना जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक रैंक था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा पॉलिटी की जो भी चीजें हैं उसमें से ये थी। ठीक है, 281 याद है, 174 से 100 पेज उन्होंने कंप्लीट किया।
174 एंटर। एक मिनट, ये क्या हो गया? 174 एंटर, और ये इधर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये सारी वीडियो मैं एक बाई एक डाल दूंगा, 6 से 7 वीडियो बनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इतिहास से स्टार्ट करने वाले। तो इतिहास में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 एंटर, ठीक है। देखिए, ये भी हम लोग को परंपरागत, इसके बाद इतिहास के बाद परंपरागत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इतिहास में हम लोग पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास हम लोग उठाएंगे और विविध तक खत्म करेंगे, ठीक है। ये 52 तक है, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। प्राचीन इतिहास को 125 से बना लेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। मतलब 25 2 पार्ट में बना लेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास है, ये एक ही पार्ट में बनेगा, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। फिर आधुनिक इतिहास बनेगा, जो आधुनिक इतिहास आपका बनेगा कम से कम 3 से 4 पार्ट में, ठीक है। 3 से 4 पार्ट में आधुनिक इतिहास बनेगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।